बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस में अजीज़ तलबा आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम सईद अंजुम है और हेड ऑफिस से मेरा ताल्लुक़ है। आज का हमारा ज़ेर मौजू बहस का जो अनवान है वो रसीद होगी। रसीद जो है इसके लफ्ज़ी मानी और ये फ़ारसी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है और इसके जो मानी हैं लुग़वी मानी वो चीज़ या ख़बर का पहुँचना है। इस्लाही तौर पर हम अगर इसके मानी लें तो किसी चीज़, रकम वग़ैरह की वसूली की जो तहरीरी दस्तावेज़ है उसको हम रसीद कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये हमारे लिए किस कदर अहमियत की हामिल है, किस कदर अहम है। तो ये हमारे जो साल अव्वल का जो हमारा पर्चा है उसमें ये सवाल नंबर 7 है। दरख्वास्त आपने पहले जो कि पढ़ चुके हैं। अब ये उसके मद्दे मुकाबल रसीद भी है। अब ये पेपर सेटर के ऊपर है कि वो आपको रसीद देता है या आपको दरख्वास्त देता है। हमें दोनों ही अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर दोनों में से एक आ जाए तो उसको हम जो है वो अच्छे तरीके से हल कर सकें, लिख सकें। तो कुछ अहम रसीदें आपके सामने दी गई हैं जिसमें किराया मकान, कर्ज़ हसना, मोबाइल, मोटरसाइकिल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, जानवरों में गाय, भैंस, बकरा वगैरह शामिल है। अब हम बात करते हैं कि रसीद का जो इम्तिहानी नुक्ता निगाह से अहमियत है और इसके नंबर किस तरह जो है वो बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक अनवान लिखा जाता है, जैसा कि आपको रसीद के अंदर नज़र आ रहा होगा, रसीद बराए फ़रोख्त ये मोबाइल। अब उसके बाद आपको पहला नंबर जो मिलना है वो बाइसे तहरीर आंके इसका है। उसके बाद नफ्से मज़मून है जिसके 5 नंबर हैं। अल अबद वो बंदा जो कि रसीद लिख कर दे रहा है उसका नाम, बल्दियत, पता वगैरह वगैरह उसका जो है वो नीचे आ जाएगा। और उसके बाद 2 गवाह हैं, इनका भी यही कुछ लिखा जाएगा, नाम, बल्दियत और उसका रहायशी वगैरह। और नीचे आपको दाईं तरफ आपने तारीख लिख देनी है। अब हम इसकी आगे तफसील जो है वो देखते हैं कि रसीद में जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो दर्ज झैल हैं, जैसे बाइसे तहरीर आंका। वजह तहरीर ये है कि मबलग यानी कुल रकम और बाबत, सबब या वजह अज़ां की तरफ से यानी आम तौर पर ये रकम देने वाला शख्स होता है। गवाशुद गवाह हो गया। अल अबद ख़ास बंदा, आम तौर पर ये रकम वसूल करने वाला शख्स होता है। अब नीचे आप देखिएगा कि बाइस तहरीर आंके के साथ कोई अलामत नहीं लगेगी। जैसा कि आप दरख्वास्त में जनाब आली के साथ आपको एक उल्टी आई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अलामत नहीं लगेगी। और रकम इसमें जो लिखने का तरीका है मबलग 20,000, ये आपको एक स्टैंडर्ड तरीका दिया गया है, आम तरीका जिसके अंदर आप लिखेंगे। एक अंग्रेज़ी हरूफ के जो है वो रकम लिखी गई है और दूसरी आपको उर्दू के जो है वो इनसे उसमें लिखी गई है। आपने जिसके अंदर आपको आसानी है वो आप लिख सकते हैं, दोनों ही दुरुस्त तरीके हैं। अब हम बाकायदा रसीद के ऊपर बात करते हैं कि आपके सामने लिखी हुई जो है वो रसीद मौजूद है जिसमें टेलीविज़न की फ़रोख्तगी की रसीद है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातें जो हैं वो अहम हैं। जैसे सबसे पहले अनवान लिखा गया, फिर उसके बाद बाइसे तहरीर आंके और उसके बाद जो हमने लिखा कि रकूम का जो है वो तहरीर करने का तरीका, मबलग 20,000 रुपये, निस्फ जिनके 10,000 रुपये होते हैं। फिर उसके बाद हमने बाबत यानी कि ये जो है वो क्यों लिखी जा रही है
اس کی وجہ ہم نے اس کے اندر تحریر کرنی ہے۔ اس کے بعد اذان کا لفظ کی طرف سے کون سے، جناب چودھری محمد بشیر، یہ مکمل اس کا تفصیلات جو ہے دے دی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ رسید میں جو ہے وہ غرض، یہ مقصد جو ہے وہ صاف طور پر لکھا ہونا چاہیے، ہم نے کیوں لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ جو ہے وہ وصول پا کر رسید لکھ دیے تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ایک ہی فارمیٹ ہے، ایک ہی سانچہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اس کا کوئی دوسرا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کو اسی فارمیٹ کے اندر، اسی طریقے کے اندر ہی لکھنا ہوگا۔ پہلے رقم کا اندراج ہے، پھر اس کے نصف کا اندراج ہے، پھر جو چیز ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ یہ جو بابت کے آگے ٹیلی ویژن کی مکمل تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ ایک عدد ٹیلی ویژن ہے، سونی ماڈل ہے، کے وی اتنے کا ہے، رنگین ہے، سکرین 20 انچ کی ہے۔ اس طرح سے جو بھی اس کے اندر جس مقصد کے لیے رسید لکھی جائے گی اس کی تفصیل اسی طرح ہی لکھی جائے گی۔ اور الابد کے اندر وہ بندہ جو پیسے رقم لے رہا ہے، وصول کر رہا ہے، اس کی تفصیل آ جائے گی، نام آ جائے گا، بلدیت آ جائے گی، رہائش آ جائے گی، اور اس کا شناختی کارڈ دستخط وغیرہ آ جائے گا۔ اس کے بعد گواہ کا بھی اسی طرح تفصیل آئے گی اور دوسرے گواہ کی بھی تفصیل اسی طرح ہی آئے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے ہم نے اگر موبائل کا رسید لکھنی ہے اس کی تفصیل کس طرح لکھی جائے گی کہ وہ موبائل نوکیا ہے کہ کون سا ماڈل ہے، رنگ کون سا ہے، اس کے ساتھ کیا دوسری تفصیلات ہیں۔ اور اس کے بعد موٹر سائیکل ہے، اس کی تفصیلات آپ کو تحریر کرنے کی ایک جو ہے شکل وہ دکھا دی گئی ہے، کس طرح اس کو تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرائے کا جو مکان ہے اس کی تفصیلات، کیونکہ کرایہ جو ہے یہ کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس طرح قرضہ حسنہ کوئی آپ چیز خرید نہیں رہے، آپ ایک رقم جو ہے وہ مالک مکان کو، اور جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے وہ آپ اس کو قرضہ واپس لوٹا رہے ہیں، تو اس کی تحریریں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ آپ اگر کرائے مکان کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر مبلغ 4000 جن کے نصف 2000 ہوتے ہیں، بابت کرائے مکان اور تفصیل پوری مکان کی لکھ کر آگے اس نے پیشگی ہے تو پیشگی کا ہم لکھ دیں گے، تو اس کے بعد جس کو دیا گیا اور اس کا سارا اذان، اور اس کے بعد سند رہے اور وقت ضرورت کام ہے۔ قرض حسنہ میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے 50,000 روپے قرض لیا اور پھر اس کے آدھے 25,000 روپے نصف ہیں، اذان جو ہیں جناب چودھری محمد مبشر نذیر بڑائچ، اس طرح سے مکمل تفصیل دی گئی ہے۔ اور یہ کس لیے کہ بطور قرض حسنہ ہے، اس کو ہم نے وصول پا کر، اور پھر اس کے بعد جو اس کے اندر ہے کہ اگر میں نہیں رہتا، میں دنیا سے چلا جاتا، انتقال ہو جاتا ہے، تو میرے بعد میرے ورثاء جو ہیں وہ اس کو ادائیگی کے پابند ہوں گے۔ یہ اس نے اس کے اندر ایک ایڈیشنل بات، اضافی بات لکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم اصل اس میں جو بات کرنا چاہیں گے کہ جو جانور ہیں ان کو کس طرح لکھا جائے۔ مثلا ایک عدد بکرا لکھنا غلط ہوگا، ہم لکھیں گے ایک شاخ بکرا۔ ایک عدد بیڑ لکھنا غلط ہوگا، ہم لکھیں گے ایک شاخ بیڑ۔ ایک عدد گائے لکھنا غلط ہوگا، ہم لکھیں گے ایک راس گائے۔ ایک عدد بھینس لکھنا غلط ہوگا، لکھیں گے ایک راس بھینس۔ ایک عدد بیل لکھنا غلط ہوگا، ہم لکھیں گے ایک راس بیل۔ اور ایک عدد گھوڑا جو ہے وہ ہم نہیں لکھیں گے، بلکہ ہم لکھیں گے کہ ایک لگام گھوڑا۔ ایک عدد اونٹ لکھنے کی بجائے ہم لکھیں گے ایک نکیل اونٹ۔ اگر ہاتھی کا ہے تو ہم اس میں یہ لکھیں گے کہ ایک زنجیر ہاتھی۔ تو اس طرح سے یہ آپ کو جو ریڈ باکس میں، سرخ باکس میں دیے گئے ہیں، یہ تحریریں صحیح نہیں ہیں، اور جو آپ کو سبز باکس میں دکھائی گئی یہ تحریر بالکل درست ہے۔ آپ اس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اب نیچے آپ کو مثال کے طور پر اگر آپ نے گائے خریدی ہے، گائے کی رسید ہے، تو اس کو کس طرح لکھیں گے؟ قیمت فروخت ایک راس گائے۔ دیکھیں ہم نے راس گائے لکھا ہے، اس کے
आगे हमने उसकी तफसील लिखी है कि वो उसकी क्या शक्ल शबाहत है, किस तरह के कौन से रंग की है, कि उसकी दुम कैसी है, सारी तफसील लिख दी गई है। और उसके जो हमने सींग नदार्द लिखे हैं, मसलन उसके नदार्द का मतलब है कि उसके सींग नहीं है, नदार्द मिटे हुए हैं, है ही नहीं। और उसके बाद दुम लिखी है, उसके पाँव की तफसील लिखी है, उसकी उम्र लिखी है, सेहत लिखी है, इस तरह मुकम्मल तफसील दे दी गई। अगर भैंस है तो उसकी भी लिखने का तरीका तफसीली तौर पर समझा दिया गया है। और हमने ये इसके जो इसके अंदर भैंस के अंदर लिखे हैं हलाली सींग, सींग जो इसके हलाली चांद की तरह, हलाल कहते हैं चांद को, उसी तरह जो है वो चांद की शक्ल के हैं। और फिर उसके जो शीरदार यानी दूध देने वाली है, दूध वाली है, शीर का मतलब होता है दूध, तो दूध वाली है। और इसकी मुकम्मल तफसील हमने लिख दी है। नीचे हमने एक फिर जानवर की ही बात की, लेकिन उसमें भेड़ बकरी जो है वो बकरा, उसकी बात की है कि कीमत फरोख्त एक शाख पहाड़ी बकरा, रंग सफ़ेद, सींग नुकेले, माथा स्याह, पेट पर हर दो जानब स्याह निशान और दांत पूरे का दरमियाना, उम्र 2 साल, सेहतमंद। तो ये मुकम्मल तौर पर आपको हमने एक तफसील लिखने का तरीका समझा दिया है कि किस तरह से आप इसकी तफसील लिख सकते हैं। अब तमाम बातें इसके ऊपर लिखने के बाद, तो रसीद लिखने का मकसद भी एक होता है कि रसीद हमारे दीन के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक ये भी है कि कोई बात अगर मुआहदा आप करें तो इसको लिख लिया करें। तो इसलिए हम उस रूह से भी और मुआशरती जो है वो तजादात से बचने के लिए भी, मुआशरती खराबियों से बचने के लिए भी हम इसको लिख लेते हैं। और लिखते वक्त हमने जो सबसे अहम बात है कि ये रसीद कब लिखी गई, तो वो एक तारीख लिखनी होती है जो उसके दाएं तरफ निचली जानब लिखनी होती है। अब बिल्कुल ये तरीका वही है जो आपने दरख्वास्त में सीखा था, इसमें भी वही तरीका है, उसी तरीके से आप लिखेंगे। अगर आप अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं तो अंग्रेज़ी में लिखेंगे, अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू में लिखेंगे। सब बॉक्स के अंदर आपको सही तरीका बताया गया है, और जो सुर्ख बॉक्स है उसके अंदर तरीका ठीक नहीं है, ये सही तरीके से नहीं लिखी हुई। इस तरह से आपने जो सब्ज़ बॉक्स के अंदर तारीखें हैं, इस तरह से इस तारीख को इस तरह लिख सकते हैं, तारीख को यानी कि 25 जून 2021 ये भी ठीक है, और 1 जून 2021 ये भी ठीक है, ये मुकम्मल ठीक है, उसके मध्य मुकाबल जो है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा रसीद का लेक्चर आज मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।